नमस्कार साथियों, आइए मध्य प्रदेश जीके की अगली कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 500 प्रश्नों की जो श्रृंखला हमारी चल रही है एमपी पटवारी परीक्षा के लिए, उसके अगली कड़ी में हम एमपी जीके में पटवारी परीक्षा जो 2017 में हुई थी उसके पहले शिफ्ट का एक पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो दूसरी शिफ्ट का पेपर होगा। आपको इससे क्या विश्लेषण करना है कि आपकी परीक्षाओं में जो प्रश्न होते हैं उससे यह समझ में आ जाता है आपको कि कितने डीप में आपको किसी भी विषय का अध्ययन करना है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 8 सब्जेक्ट्स हमको कंप्लीट करना है पटवारी परीक्षा के लिए। उसमें से एक सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है आपका, जिसमें 25 क्वेश्चन आने की संभावना आप मान सकते हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश जीके के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हेतु ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। आइए समय को नष्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर के रूप में फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? इसका सही उत्तर था आपका बेतवा नदी। ये आपने पढ़ा था, डीप में पढ़ा था, बेतवा नदी की जानकारी प्राप्त की थी। दूसरा प्रश्न जो है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा है? तो वह जिला आपका था जबलपुर, जिसमें 81.1% जो है तो आपकी साक्षरता दर पाई गई थी। बाकी की डिटेल्स हमने थोड़ा सा ज़्यादा डीप में पढ़ी थी। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुडविल चोटी सबसे ऊंची चोटी है, इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? तो पूर्वा झरने का निर्माण टमस नदी या टोंस नदी या तमसा नदी करती है। सोनगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है, यह पूछा गया था, या कि सोनगिरी किस धर्म से रिलेटेड जैन तीर्थ स्थल था? तो उसका आंसर था जैन धर्म। आगे बढ़ते हैं, छठवां और अंतिम प्रश्न था हमारा शिफ्ट 1 का, सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है, तो कौन सा नगर स्थित है यह बताना था आपको, सिंध और बेतवा के किनारे, जिसका आंसर अशोकनगर था। आइए अब शुरू करते हैं अगले शिफ्ट का पेपर। बहुत तीव्रता के साथ और बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारी के साथ हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न 7वां था, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये तो बहुत सरल सा प्रश्न है, इसके बारे में आपको पता होगा, जिसका सही आंसर है रविशंकर शुक्ल साहब। आपके कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनका टेन्योर क्या था? तो 1956 टू 57 कम समय के लिए ये मुख्यमंत्री थे। जब आपका मध्य प्रदेश गठित हो गया था उसके पूर्व भी सीपी एवं बरार जो राज्य बना था हमारा, पार्टी में शामिल था, उसके भी ये मुख्यमंत्री बने हुए थे, तो लंबे समय से मुख्यमंत्री पद पर ये थे। आइए कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के संबंध में। जैसे कि ये तो पहले मुख्यमंत्री हो गए, कुछ इसी प्रकार के और प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे क्या पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन हो सकती हैं? आपसे यह प्रश्न बन सकता है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? उमा भारती जी थी। ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। 2003 से 4 के बीच इनका क्या था? टेन्योर था। कर्नाटक हाई कोर्ट का कुछ केस का मामला था जिसके कारण इनको पद से इस्तीफा देना पड़ा था, और बाबूलाल गौर इनके बाद मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न हो सकता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन है या के रहे? तो शिवराज सिंह चौहान जो है वो सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं, जो कि 2004 से लगातार मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं, आज भी मुख्यमंत्री हैं। थोड़ा सा बीच में 1 साल का कार्यकाल जो था वो कमलनाथ सरकार का आ गया था। इसी तरह का सेम प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ये सर्वाधिक समय मतलब कितने समय तक, 10 साल, 20 साल या 30 साल तक, इस संबंध में प्रश्न आए तो भी शिवराज सिंह चौहान है। और सबसे अधिक बार कौन मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसा भी कुछ प्रश्न पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, वो शिवराज सिंह चौहान ही हैं, जो कि 4 बार मुख्यमंत्री आपके रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान ही है। सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले कौन से व्यक्ति हैं? तो नरेश चंद्र सिंह, जिन्होंने 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 तक का कार्यकाल पूरा किया था, बस इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? तो नरेश चंद्र सिंह ही थे। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो कैलाश चंद्र जोशी, जो कि जनता पार्टी से संबंधित थे। 1977 तक लगातार आपके मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती रही थी।
3 बार, जैसे कि 4 बार आपने पढ़ा कि कौन कौन मुख्यमंत्री थे, तो ऐसा प्रश्न 3 बार में भी पूछा जा सकता है। तो 2 ही मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 3 बार अपना काम पूरा किया, तो श्यामा चरण शुक्ल थे और उसके अलावा अर्जुन सिंह थे, जो कि आपके 3 बार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे। तो ये कुछ संक्षिप्त जानकारी थी मुख्यमंत्रियों के संबंध में। एक तथ्य के साथ आपको अनेक तथ्य प्राप्त हो रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हैं रविशंकर शुक्ल जी, आपके सागर के थे, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, ये भी ध्यान रखना है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है? देखिए वही चीजें आती हैं, आप यह ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न में आपको यही सारा कंटेंट याद हो जाना है, तो इन प्रश्नावलियों को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हमने जैसे पीछे पढ़ा था कि सबसे अधिक साक्षरता कहां पर है, ऐसा कुछ प्रश्न आया था, तो जबलपुर था उसका आंसर। अभी देख रहे हैं आप कि सबसे कम साक्षरता कहां है। एक ही मतलब ईयर में या के एक ही पेपर में अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरीके का प्रश्न एक टॉपिक से आ रहा है। तो इसका सही आंसर है आपका अलीराजपुर, जहां की साक्षरता दर बहुत कम है। डिटेल में मैंने इन सब की चर्चा की थी। 36% लगभग यहां की साक्षरता दर है, जो कि सबसे कम है मध्य प्रदेश में। तो फिर से वापस से रिकॉल कराते रहते हैं आपको, यहीं पर सब कुछ याद करना है, इसी क्लास के साथ आपको याद करना है। मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर भी पूछी जा सकती है, पॉइंट्स के साथ याद रखना है। 69.30 या कि 30%। और उसके अलावा जो मध्य प्रदेश की पुरुष साक्षरता है वह 78.70% है। महिला साक्षरता थोड़ा सा कम है, 59.20%। तो ये थोड़ा सा 10-10 का अंतराल है, आप लगभग भी याद रखें, उससे आपको फिर ये आंकड़े याद आ जाते हैं विकल्प देखकर। नगरीय साक्षरता पिछले डेटा में नहीं था, 2 बातें और जोड़ी गई हैं। तो 82.8% आपकी नगरीय साक्षरता है, मतलब नगरों में साक्षरता दर क्या है, तो यह आपकी 82.8% है। 63.9% ग्रामीण साक्षरता दर है, गांवों में साक्षर व्यक्ति कम होते हैं, जैसा कि आपको ज्ञात होगा। सर्वाधिक साक्षर जिला जबलपुर है, सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर है। पुरुष साक्षरता में इंदौर और जबलपुर लगभग बराबर हैं। महिला साक्षरता में आपका भोपाल सबसे आगे है। सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ है? अलीराजपुर। सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है? अलीराजपुर में ही है। पुरुष और महिला और टोटल साक्षरता में सबसे कम अलीराजपुर ही आपको मिलेगा, यह बात ध्यान रखना है। तो ये बहुत सारे तथ्य थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, कंसंट्रेशन बनाकर रखना है ताकि आपको मेरी आवाज गूंजे परीक्षा हॉल में। प्रश्न 9 है, भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ एक अनुबंध किया है? तो ये तो चर्चा में भी खूब रहा है। अक्टूबर या कि नवंबर की बात है, शायद 2021 के अंत में आप देख रहे थे कि एक आपके देश का जो है तो पहला निजी, ऐसा कुछ करके बहुत सारे अखबारों में आपने तथ्य पढ़े होंगे कि कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो आपने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम सुन रखा होगा, जो कि आपके मध्य प्रदेश का पहला निजी कह दीजिए, या निजी ना कहकर आप उसे पीपी पर आधारित, पीपीपी, इसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित ये एक रेलवे स्टेशन है। मतलब सरकार और निजी क्षेत्र की जो कंपनी है बंसल ग्रुप, इन दोनों ने मिलकर क्या है इसको डेवलप किया है। एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि भारत का पहला ही ऐसा रेलवे स्टेशन बना हुआ है। कहीं ना कहीं आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो भोपाल से गुजरे होंगे, इसको निश्चित ही आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। बंसल ग्रुप का बंसल न्यूज़ वगैरह आती है, आपने सुना भी होगा। बहुत सारे इनके काम है बंसल ग्रुप के। हाल ही में इसका नाम चेंज किया गया है, कमलापति रखा गया है, जो कि गोंड एक रानी थी। कमलापति भोपाल से भी रिलेटेड रही हैं। ये बहुत सारे गढ़ हुआ करते थे गोंड वंश के, उन गढ़ों में से एक गिन्नौरगढ़ का एक गढ़ था। उसके अलावा भोपाल भी वो शिफ्ट हुई थी कुछ समय के लिए, तो वहां से संबंध है आपके कमलापति जी का। गोंड रानी थी, ये ध्यान रखना है। इनके सम्मान में उस रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है, पहले हबीबगंज नाम था। चलिए ये थी संक्षिप्त जानकारी। पहला ISO प्रमाणित निजी रेलवे स्टेशन है, यह भी एक तथ्य आपको याद रखना है। ऐसी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ये पुरानी फोटोज हैं, अब तो और बेहतर दिखता है आपको, नई पेंटिंग वगैरह हो गई है, आप जाकर भी देख सकते हैं। भीतर से कुछ इस तरह का खूबसूरत है, बड़े बड़े फैंस दिख रहे होंगे, कुछ स्टॉल वगैरह दिख रहे होंगे, जो कि दुकानें हैं। हालांकि अभी वर्तमान में चेंज हो गया है, समय समय पर चेंज होता रहता है, आप जाएंगे तो यह बात आपको समझ में आएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शाजापुर के गिरवर गांव में भगवान हनुमान की मूर्ति किस सदी की है? तो ये कुछ थोड़ा सा उटपटांग टाइप के प्रश्न होते हैं, जिनको आप बहुत ही मुश्किल से ही देखते हैं या पढ़ते हैं। ये बहुत मतलब अब भगवान का मंदिर है तो मैं उनको छोटा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं इतने प्रचलित या प्रसिद्ध मंदिर नहीं है ये।
फिर भी प्रश्न आपके आते हैं। कहीं ना कहीं आगे चलकर हम ऐसी सीरीज लाएंगे जिसमें संभागवार आपको मंदिर वगैरह की जानकारी दी जाएगी, या कि जो पर्यटन केंद्र है जहां से खूब सारे प्रश्न आते हैं उनकी सीरीज आपके लिए जरूर लाई जाएगी, संभागवार चर्चा की जाएगी, उनमें छोटे से छोटे मंदिर को कवर किया जाएगा। जिस प्रकार से व्यापम आपके लिए प्रश्न लाता है उस दृष्टिकोण से हम तैयारी करवाएंगे। तो ये जो मंदिर है इसका आंसर बिल्कुल नहीं पता होगा आपको, 5वीं सदी इसका आंसर है। तो थोड़ा सा ऑप्शन गलत लग गया है। 5वीं सदी का ये जो मंदिर है आपका 5वीं सदी का मंदिर है, यह ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर चेंज कर दिया जाएगा जब आपको ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। चलिए, तो 5वीं सदी ध्यान रखना है। कुछ जानकारी और देख लें तो ये शाजापुर का एक मैप ऐड किया है मैंने, इसमें आप देख सकते हैं गिरवर हनुमान मंदिर, ये शाजापुर के निकट आपको दिखाई दे रहा है गिरवर हनुमान मंदिर। इसके साथ साथ यहाँ का एक और प्रसिद्ध मंदिर है जो कि मुरादपुरा हनुमान मंदिर है। तो मुरादपुरा हनुमान मंदिर और गिरवर हनुमान मंदिर कहाँ है ये साथ में याद रखिएगा, शाजापुर में है। बाकी जानकारियां इनकी नहीं मिलती हैं कि क्या है कैसा है, आपको इतना ही याद रखना है जितना पूछा गया है आपसे। ठीक, कब बनवाया, किसने बनवाया, ऐसे कोई इतिहास इसका नहीं मिलता है। शाजापुर, शाहजहां एक शासक थे, मुगल शासक थे, उनके नाम पर आपके शाजापुर का नाम पड़ा है। यह बात थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह थी संक्षिप्त जानकारी इस मंदिर के संबंध में। ऐसी तस्वीर है भगवान हनुमान की, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको सामान्य हनुमान जी की मूर्ति से थोड़ा सा अलग दिख रहे होंगे, इसलिए थोड़ा सा प्रसिद्धि भी प्राप्त है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है? खूब सुना होगा आपने, मध्य प्रदेश की 2 साड़ियां बहुत प्रचलित है, एक है महेश्वरी साड़ी और एक है चंदेरी साड़ी। तो चंदेरी तो आपको पता है जगह का नाम है, जगह के नाम पर इन साड़ियों का नामकरण किया गया है। चंदेरी आपके अशोकनगर जिले में आता है, जबकि महेश्वरी आपके खरगोन में आता है। तो महेश्वरी साड़ियां जो है वो आपकी बहुत प्रसिद्ध हैं खरगोन जिले की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महेश्वरी साड़ियां। थोड़ा सा जानकारी लें तो इसकी जानकारी में आपको अहिल्याबाई के काल में पहुंचना पड़ेगा। अहिल्याबाई जो थी वह आपकी होलकर वंश की एक शासिका थी और उन्होंने कुछ मेहमान उनके यहाँ आने वाले थे, जिसके कारण उन्हें उनको कुछ तोहफे या कि गिफ्ट देना चाह रहे थे, उपहार देना चाह रही थी, जिसके कारण उन्हें साड़ी के संबंध में विचार किया। इसके लिए उन्हें हैदराबाद या कि सूरत वगैरह से बहुत सारे कारीगरों को बुलाया और अपने राज्य की जो भी विशेषताएं थी उन साड़ियों में उकेरना चालू किया। और उस टाइम पे हथकरघा से इनका निर्माण किया जाता था। आज भी ये साड़ियां हथकरघे से ही बनती हैं, यह ध्यान रखिएगा, इसलिए ये थोड़ा सा पॉपुलर है। तो ये ध्यान रखना है आपको कुछ इन महेश्वरी साड़ियों के संबंध में। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री था। एक फैक्ट और एक्स्ट्रा याद रखना है कि इस साड़ी को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है और यह जीआई टैग 2012 में प्राप्त हुआ था। यह ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की 8 वस्तुओं को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। फिर कभी चर्चा करेंगे कि किनको प्राप्त हुआ है। ऐसी ये साड़ियाँ सुंदर सुंदर सी दिखती हैं, महिलाओं के लिए विशेष हैं। थोड़ा सा महंगी हो जाती हैं क्योंकि हाथ से बनाई जाती हैं। 2000 से कम इनकी कीमत की शुरुआत होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ग्रीष्मकाल के दौरान 1948 से 1956 के मध्य भारत की राजधानी का क्या नाम था? मध्य भारत की राजधानी का क्या नाम था? ऐसी बात है, थोड़ा सा यहाँ पर हमको पृष्ठभूमि फिर से समझनी पड़ेगी, तब जाकर यह प्रश्न समझ में आएगा। तो ग्रीष्मकाल में एक तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ग्रीष्मकाल पूछ रहा है। कई बार हम देखते हैं भाई, मध्य भारत तो आपको पता ही होगा, इतना आप तैयारी कर रहे हैं। मध्य भारत एक राज्य हुआ करता था हमारा 1956 के पूर्व, गठन के पूर्व। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, आज जहां मध्य प्रदेश पूरा दिखता है उस क्षेत्र में ही इस राज्य का विस्तार था, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो मध्य भारत आपका क्या था? एक राज्य था जिसकी राजधानी क्या थी, ऐसा पूछा गया है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन है, ग्वालियर और इंदौर, और ये दोनों ही राजधानियां हुआ करती थी आपके मध्य भारत स्टेट की। चलो संक्षिप्त में कहानी सुना देता हूं। तो आपको पता है 1947 में हम आजाद हुए थे। 1947 में आजादी के पश्चात कुछ आपके ब्रिटिश प्रांत थे जिसमें ब्रिटिश का डायरेक्ट शासन हुआ करता था। कुछ आयुक्त प्रदेश या कि चीफ कमिश्नरी प्रदेश हुआ करते थे, जो कि 4 थे संख्या में। उसके अलावा बहुत सारी देसी रियासतें थी। तो देसी रियासतें जो थी उनको जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे तो छूट दे दी थी कि आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ मिल लें या कि भारत के साथ मिल लें, या स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र रहें। कौन स्वतंत्र नहीं रहना चाहेगा? छोटी रियासतों को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से मिला लिया गया, किंतु कुछ बड़ी रियासतें थी जो नहीं मिलना चाह रही थी। तो ये जो मध्य भारत थी उन्हीं छोटी रियासतों में से थी जिनको मिला लिया गया था। ठीक, तो आइए बात करते हैं थोड़ा मध्य भारत की। मध्य भारत
26 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। 26 छोटी छोटी रियासतें मिलकर बनी थी एक मध्य भारत स्टेट पूरा। इसमें ग्वालियर और इंदौर की जो होलकर और सिंधिया रियासतें थी उनको भी शामिल किया गया था। चूंकि यही महत्वपूर्ण और बड़ी रियासतें थी इसलिए इन दोनों को ही राजधानी बनाया गया था ताकि विवाद ना हो। तो ग्वालियर भी राजधानी थी और इंदौर भी। ग्वालियर राजधानी थी शीतकालीन। कौन सी राजधानी थी? शीतकालीन। व्यापम है, इसके स्तर का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए आप ध्यान यह भी रखना कि 6.5 माह, कितने माह? 6.5 माह राजधानी रहती थी ग्वालियर, और इंदौर जो रहती थी वो रहती थी 5.5 महीने। तो ये ग्रीष्म काल में रहती थी और ये शीतकाल में रहती थी। ये थी संक्षिप्त जानकारी आपके राजधानी के संबंध में। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर हो जाएगा इसका इंदौर, ग्रीष्मकाल इंदौर। अभी बात की है मैंने, थोड़ा सा आपको एक चित्र देखना आवश्यक है। यह था कुछ हमारा पूर्व का मध्य प्रदेश, जिसमें पार्ट बी में शामिल था मध्य भारत। ये पार्ट्स क्या हैं? तो हमारे भारत को पहले पार्ट्स में बांटा गया था, राज्यों की श्रेणियां बनाई गई थी। तो पार्ट बी में मध्य प्रदेश था, पार्ट सी में भोपाल था, पार्ट सी में ही विंध्य प्रदेश को शामिल किया गया था, और पार्ट ए जहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन होता था वो था आपका सीपी एवं बरार राज्य। चलिए, ये कुछ जानकारियां जो मैंने अभी आपको बता दी है, इनमें से ये राजधानियां लिखी हुई हैं। शीतकालीन ग्वालियर, ग्रीष्मकालीन इंदौर। शामिल रियासतें ग्वालियर और इंदौर सहित 26 रियासतें थी। 28 मई 1948 को शामिल किया गया था, ये ध्यान रखना। भारत संघ में कब शामिल हुआ मध्य प्रदेश, मध्य भारत, ऐसा पूछा जाए तो ध्यान रखना ये डेट 28 मई 1948। इस स्तर के प्रश्न भी आपसे पूछे गए हैं तो निश्चित ही है कि आपसे भविष्य में भी पूछे जाएं। राज्य प्रमुख यहाँ के बनाए गए थे जीवाजीराव सिंधिया, जो कि एक राज्यपाल जैसा आज आप पद देख रहे हैं वैसे राज्य प्रमुख का होता था। मुख्यमंत्री यहाँ के कई बार बदले, 4 बार नहीं, 4 नाम लिखे हैं लेकिन 4 बार नहीं, 5 बार बदले आपके। पहले लीलाधर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर गोपी कृष्ण विजयवर्गीय को बनाया गया, मिश्री लाल गंगवाल को, और एक नाम नहीं दिख रहा है तखतमल जैन, वो भी आपके मुख्यमंत्री थे। तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे? तो तखतमल जैन थे। यही आपका हमेशा उत्तर माना जाता है, तो एक नाम याद रखना है आपको, तखतमल जैन। मध्य भारत के मुख्यमंत्री तखतमल जैन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, दमोह में जटाशंकर मंदिर। आप अब देख रहे होंगे कितना रिपीट हो रही हैं चीजें, मंदिर खूब पूछे जा रहे हैं आपसे, तो बिल्कुल आपके लिए कवर करेंगे पूरा संभागवार मंदिरों की सीरीज एक। चलो, तो जटाशंकर मंदिर को जान लेते हैं। दमोह राज्य में है, ये तो पहले से ही लिखा हुआ है। किनका मंदिर है यहाँ पर ये पूछा गया है, तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है। शंकर शब्द वहां पर लगा हुआ है, तो जटाशंकर कहाँ, किनका मंदिर होगा? महादेव का। ठीक, बोलो जय महाकाल। तो ये महादेव जी का मंदिर है। कुछ बात करें और तो शिव जी का मंदिर है, ये पता होगा। दमोह जो राजा नल और दमयंती, जो कि नरवर के राजा थे, शिवपुरी में स्थित है नरवर आपका, वहां के राजा थे, इनके कहीं नाम पर ये दमोह का नाम रखा गया है। बाकी मंदिर की जानकारी के संबंध में आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, बस इतना ही याद रखना है कि यह जो मंदिर है वह आपका शिव जी को समर्पित है और दमोह में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ऐसी कुछ प्रवेश द्वार है। ये सत्यम शिवम सुंदरम वहां पर लिखा हुआ है और जटाशंकर द्वार लिखा हुआ है। चलो प्रश्न 14 है, वर्ष में इंदौर नगर निगम, किस वर्ष में, यहां पर प्रश्न हो सकता है, किस वर्ष में इंदौर नगर निगम IMC की स्थापना की गई थी? तो ये थोड़ा सा कुछ, बहुत सारे नगर निगम हैं आपके प्रदेश में, सब के बारे में नहीं पर प्रारंभिक नगर निगमों के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है ये 1956 में है। कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं, आपको ध्यान रखना है कि गठन के पूर्व ही हमारे मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अंग्रेजों के टाइम में नगर पालिका और नगर निगम बनाया जा चुका था। एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाता है जबलपुर कब बना, या कि पहला हमारा नगर निगम कौन सा था मध्य प्रदेश का? तो वह जबलपुर है। इसका उत्तर अंग्रेजों के काल में बना था। पहला नगर पालिका कब बना या कौन बना? तो आपको याद रखना है दतिया एक जिला है जो कि आपका पहला नगर पालिका था। 1907 में इसको नगर पालिका बनाया गया था। तत्पश्चात 1956 ईस्वी में जब हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया तो मध्य प्रदेश में 2 नगर पालिका, मतलब उस टाइम पे आप एक अधिनियम भी लागू किया जाता है यहाँ पर, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956। इसके तहत 2 जिलों को नगर पालिका, नगर निगम बनाया जाता है। एक्चुअली नगर पालिका एक आपका स्थानीय स्वशासन की इकाई भी है और टोटल ओवरऑल सभी इकाइयों को हम नगर पालिकाएं कहते हैं। यह भी आप ध्यान रखिएगा जिनको ये बात समझ में ना आती हो। तो नगर पालिकाओं के क्रम में कौन कौन सी इकाइयां हैं? तो नगर निगम है, नगर पालिका है और नगर परिषद है।
उसमें से पहला नगर निगम है आपका जबलपुर 1864, पहला नगर पालिका है 1907 दतिया, ये ध्यान रखिएगा। फिर पुनर्गठन के बाद कौन बने, तो 2 जिलों को बनाया गया नगर निगम, एक था आपका ग्वालियर और दूसरा था आपका इंदौर। इतनी सी संक्षिप्त में बातें इस प्रश्न के साथ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, यही संक्षिप्त में जानकारियां थी। 1956 में आपका जो नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया उसकी बात हो गई। 1956 के बाद 57 में एक पांडे समिति का गठन किया गया था। पांडे समिति ने जो अनुशंसाएं की थी उसको लागू करने के लिए 1961 ईस्वी में नगर पालिका अधिनियम 1961 मध्य प्रदेश में बनाया गया। हालांकि उसके चुनाव बहुत प्रॉपर हो नहीं पाए। बाद में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है तो आपके मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं का प्रॉपर गठन शुरू हुआ है। राइट, तो चलिए ये थी कुछ संक्षिप्त में बातें आपके नगर पालिकाओं के संबंध में। बढ़ते हैं आगे, तो 15वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था। बहुत सारे ऐसे संस्थान होते हैं तो ये प्रश्न आते हैं, महत्वपूर्ण है, डेट के साथ याद रखना पड़ता है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। केवल सन याद रखने से काम नहीं चलेगा, आपको डेट के साथ सन याद रखना है। तो इसका सही आंसर है 24 जुलाई 1975। नाम से समझ में आ रहा होगा, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड मतलब राज्य के स्तर का एक वन विकास बोर्ड है, वनों से संबंधित कहीं ना कहीं काम करता होगा। क्या उद्देश्य होंगे इसको, वनों का संरक्षण, संरक्षण मतलब वनों की सुरक्षा करना कि कोई काट ना ले जाए, संवर्धन मतलब उसको बढ़ाने का भी प्रयास करना कि भाई वन घटे ना बढ़े ही, उसके अलावा समुचित दोहन, जो पेड़ सूख जाएं या कि कुछ भी जो भी उनसे वनोपज प्राप्त हो तो उसका ऐसा हम उपयोग करें कि वो किसी न किसी के काम आ जाए, चाहे शासन के आर्थिक रूप से काम आ जाए या किन्हीं गरीब लोगों के, जैसे कोई महुआ बीनने वाला होता है, कोई पत्ते इकट्ठे करने वाला होता है, तो किसी जाति या जनजाति के काम में वो चीज़ें आ जाएं। तो ये उद्देश्य के साथ इस बोर्ड का गठन किया गया है। कब किया गया है, तो 24 जुलाई 1975 को किया गया। इसका मुख्यालय भोपाल में है और वनों की सुरक्षा करना और संवर्धन करना इसका मुख्य कार्य है। आप संक्षिप्त में इतना ही याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह हमारा अंतिम प्रश्न है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 2017 का पहला पेपर था। सारे प्रश्न सॉल्व करवाए जाएंगे आपको, इतना ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ही, इन प्रश्नों के साथ ही गारंटी देता हूं कि लगभग आपका 90% मध्य प्रदेश कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आपको जानकारियां किस स्तर की दी जा रही हैं और महत्वपूर्ण ये है कि किस व्यवस्था से दी जा रही हैं। इतना प्रॉपर तरीके से ये जो कंटेंट आपके लिए बनाया गया है, कोई भी जो बात पूछी जाती है उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखना, किसी भी विषय को अध्ययन करने का यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। 2 उपागम होते हैं, उसमें से एक क्रमबद्ध उपागम यानी कि अप्रोच। तो इस अप्रोच से आप पढ़ेंगे तो निश्चित ही आप सफल हो पाएंगे। अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं फटाफट। प्राचीन काल में कौन सा शहर है अवंतिका के नाम से जाना जाता है। तो बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है ये, इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं, फिर भी चर्चा करते हैं। उज्जैन जो है वह आपका क्या है अवंतिका के नाम से जाना जाता है। इसके और भी कुछ नाम है, केवल अवंतिका नहीं है। अवंती एक्चुअली राज्य का नाम था जब मौर्य काल था आपके देश में, तो उसमें एक अवंती नाम का राज्य था, उसी के आधार पर इसका नाम अवंतिका था, बाद में उज्जैनी पड़ा, है ना। और फिर उसके अलावा भी कुछ नाम है जिसमें आप याद रख सकते हैं अमरावती, इसके अलावा प्रतिकल्पा और कुमुद्धति भी इसके नाम है, और बहुत सारे नाम हैं। आप महाकाल मंदिर कभी जाइएगा तो वहाँ जहाँ से आप प्रवेश करते हैं वहीं कहीं द्वार पर ही ये सारे नामों की लिस्ट है, जिसमें बड़ी लंबी लिस्ट है। महत्वपूर्ण नामों की सूची मैंने आपको बता दी है। कुछ मंदिरों की बात कर लेते हैं उज्जैन में, क्योंकि उज्जैन को मंदिरों का नगर कहा जाता है। तो फटाफट देख लीजिएगा। महाकाल मंदिर आपको पता ही होगा, खूब सुनते होंगे, जानते होंगे। भारत माता का मंदिर बिल्कुल महाकाल मंदिर के पार्किंग के पास ही स्थित है, इसीलिए साथ में लिखा है। नागचंद्रेश्वर मंदिर महाकाल मंदिर के बिल्कुल ऊपर है। व्यापम ने एक बार इस पर भी प्रश्न पूछा था और पूछा था कि ऐसा कौन सा मंदिर है मध्य प्रदेश का जो वर्ष में एक बार खुलता है। तो नाग पंचमी के दिन नागचंद्रेश्वर मंदिर खुलता है। महाकाल मंदिर के ऊपर वाला जो फ्लोर है आपका, फर्स्ट फ्लोर आप कह दीजिए ऐसा, वहां पर यह मंदिर अवस्थित है। मंगलनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। काल भैरव, विक्रांत भैरव, भर्तहरि की गुफाएं, 64 योगिनी मंदिर, त्रिवेणी नवग्रह मंदिर, गढ़ कालिका मंदिर, वैश्य टेकरी जो अशोक ने बनवाया था, कालिया दह महल जो कि एक प्रसिद्ध महल है छिप्रा के किनारे, कलकल करती नदी के किनारे, बहुत सुंदर नज़ारा है। सांदीपनी आश्रम जहाँ पर भगवान कृष्ण और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की। अंकपात जहाँ वो शिक्षा प्राप्त करके लिखकर जो अपने अंक झाड़ते थे चौक से या जिससे भी लिखते रहे हों, उसे अंकपात कहा जाता है, तो उसी क्षेत्र में स्थित है। हर सिद्धि माता मंदिर और चिंतामणि गणेश, ये सारे मंदिर आपके कहाँ के हैं। ये बिल्कुल 100% पूछे जाने वाले हैं। बहुत सारे तो लग रहे होंगे आपको, लेकिन पूछे जाने की पूरी संभावना इनकी। तो ये कुछ मंदिर थे आपके उज्जैन में अवस्थित। चलिए, तो ये थी
बेटा सीरीज अपने प्रश्नों की पूरे हो गए 2017 के 9 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसका। अगला जो होगा 10 दिसंबर 2017 को हमारा पेपर हुआ था। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों को कवर करने की हम कोशिश करेंगे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यदि पसंद आए तो। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।